राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या। इससे पहले फर्स्ट वीडियो आया था पॉलिटिकल का, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा किए थे क्या हमें पॉलिटिकल पढ़ना किस प्रकार से है, तो उसके अंतर्गत हम लोग जान ही चुके थे। आपको बताना दोबारा जरूरी नहीं है। क्या किताब पॉलिटिकल साइंस का आपका दो भाग है, एक स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्रता के बाद भारत में आज क्या इस प्रकार से राजनीति रहा, और दूसरा समकालीन विश्व में राजनीति। और इसके साथ आपको इसके साथ में क्या पढ़ना है, संविधान को। किसको पढ़ना है, संविधान को। तो उसमें पूरा डिटेल था ही। तो आइए हम लोग चैप्टर पर डायरेक्ट चलते हैं, ज्यादा बिना टाइम को गवाए हुए। इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या। अब चर्चा होता है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या। आखिर निर्माण क्यों की बात क्यों होती है, निर्माण का अर्थ क्या होता है, दोबारा बनाना। क्या होता है, बनाना। अब ध्यान से देखो, अगर आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था, गुलाम था। भारत किसका गुलाम था, आपका सिंपल सी बात है, अंग्रेज का गुलाम था। किसका गुलाम था, अंग्रेज का गुलाम था। भारत किसका गुलाम था, अंग्रेज का। अब भारत 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, आज़ाद होता है। अब कहीं ना कहीं भारत आज़ाद हुआ है तो भारत को एक नए सिरे से गठन करना था। क्या भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्था होगा, भारत में कौन सा व्यक्ति किस प्रकार शासन व्यवस्था, किस प्रकार से भारत आज़ादी की राह पर चलेगा, और किस प्रकार से भारत में एक सही रूप में, सही मायने में संगठित होकर क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए। लेकिन समस्या ये होता है, क्या उस समय ये तो बात था ही, भारत का निर्माण किस रूप में किया जाए जिससे भारत एक संगठित रूप में चल सके, और कहीं ना कहीं उस समय किसी को कुछ पता नहीं था। आज का रूप में तो आपको देखने को मिलता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में 5 साल पे क्या होता है, चुनाव होता है, ये सारा रूप तो देखने को मिलता है। लेकिन जब 1947 में, ध्यान से सुनिए, जहां पर भारत क्या हो रहा है, आजाद हो रहा है, अंग्रेजों की दास्ता से पहली बार आजाद हो रहा है, और वहां पर भारत के सामने सबसे पहला पॉइंट क्या था, ये निर्माण करना था राष्ट्र का, किस प्रकार से आपको क्या करना है, भारत को चलाना है, भारत को क्या करना है, चलाना है। तो ये पहला पॉइंट तो आप ये समझ रहे हैं कि राष्ट्र को किस प्रकार से निर्माण करना था ताकि भारत में सारा व्यवस्था बना रहे, जिसमें चाहे अमीर वर्ग हो, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, चाहे श्रमिक वर्ग हो, सबको क्या मिल सके, अपना जो भी है, अपना क्या कहते हैं, विकास को वो अपना सुनिश्चित कर सके। यहाँ पर चर्चा का विषय ये बना, और इसके साथ ही एक क्या हो जाता है, समस्या। वो समस्या, मूल रूप से समस्या क्या था, एक डेट और याद रखिए, 14 अगस्त 1947 का। आपको पता होगा भारत का क्या हो जाता है, विभाजन। भारत का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। किस रूप में विभाजन हो जाता है, आपको पता है क्या, पाकिस्तान के रूप में भारत का क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। पाकिस्तान के रूप में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उस समय पाकिस्तान दो बन जाता है, एक बन जाता है पूर्वी पाकिस्तान, बाद में से पूरा हम लोग चर्चा करेंगे, एक बन गया था पश्चिमी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान जो बना था वो भारत से अलग हुआ था धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर। किस पे अलग हुआ था, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर। अब जब धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर अलग हुआ था, अब सिंपल सी बात है, धर्म के आधार पे जब आप अलग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर अन्य जो रह रहा था, हिंदू रहे चाहे अन्य धर्म के व्यक्ति रह रहा था, दोनों में भाईचारे की कमी होती है, दंगा जैसी स्थिति रखती है। अब कहीं ना कहीं आप निर्माण की बात कर रहे हो, उससे पहले आपको क्या खत्म करना था, व्यक्ति में एकता स्थापित करना था, कहीं ना कहीं विचारों का समन्वय बनाना जरूरी था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस समय यह समस्या हो गया कि राष्ट्र को किस प्रकार से एक नए सिरे से, एक नए माला में पिरोया जाए, जिसमें व्यक्ति का विश्वास बना रहे तथा विकास का क्रम को आगे भी बढ़ाया जाए। आपको यह समझ में आता है क्या, हम लोग 15 अगस्त 1947 की ब्रिटिश की दास्ता से मुक्त होने के पश्चात राष्ट्र को किस प्रकार से निर्माण किया जाए, इसके साथ कुछ और भी समस्या सामने आती है कि जो नया शासन व्यवस्था हम अपनाएंगे वो किस प्रकार से हम लोग लागू करेंगे। इनके साथ ही काफी समस्या उस समय बना रहा, जिसको हम लोग समस्या के देखेंगे, और राष्ट्र निर्माण किस प्रकार से होता है इनको भी देखेंगे। ध्यान से देखो, उस समय का एक व्यक्ति का तुमको नाम याद होगा, आपको आज भी याद होगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। क्या नाम है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है, प्रथम प्रधानमंत्री आपका कौन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका नाम क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान से देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको एक ऑब्जेक्टिव याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब भारत 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को क्या हुआ, भारत आजाद हुआ। 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत क्या होता है, आजाद होता है। ठीक है, मध्य रात्रि जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय क्या कहते हैं, आपका नेहरू जी चाचा आपका देते हैं एक भाषण। क्या देते हैं चाचा, एक भाषण देते हैं। ठीक है, उस भाषण का जो नाम होता है, उस भाषण का नाम है आपका, उस भाषण का नाम था शायद आपका नाम था उसका चिर प्रतीक्षित, या हाँ, उसका नाम था आपका भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। क्या नाम था, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ध्यान से देखिए, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। क्या बोलते हैं,
ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी बोलते हैं। यहाँ पर नेहरू जी के द्वारा क्या दिया गया था, भाषण ऑब्जेक्टिव के रूप में, आप इसे याद रखेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय का विदेश मंत्री भी था। क्या था, विदेश मंत्री। अब विदेश मंत्री क्या होता है, अब सिंपल सी बात है, आप घर में रहते हैं, अब घर में आपका पड़ोसी होता है, अब पड़ोसी के साथ कैसा संबंध रहेगा वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका पड़ोसी से संबंध बढ़िया होगा तो आपका घर परिवार कहीं ना कहीं विकास के पथ पे ज्यादा जाएगा। आप कहीं पर जाओगे तो आपको ज्यादा कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी आपका अच्छा रहेगा। ठीक उसी प्रकार से भारत का जो आसपास का देश है उसके साथ भारत का कैसा संबंध होगा, वो क्या होगा, विदेश। अपना देश क्या है, देश, और दूसरे का देश क्या हो जाएगा, विदेश। तो उससे किस प्रकार से संबंध, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, इससे भारत का संबंध किस प्रकार से होगा, वो सारा का सारा निर्धारण कौन करेगा, विदेश मंत्री। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रधानमंत्री भी था और भारत का क्या था, विदेश मंत्री। अब ध्यान से देखो, चैप्टर का मुख्य थीम ये है कि विभाजन के समय किस प्रकार से समस्या हुआ और 1947 में भारत की क्या स्थिति थी, 1947 भारत की क्या स्थिति थी, उनको पढ़ना है। और उनके साथ ही दूसरा पॉइंट, बंटवारे के बाद भारत की स्थिति, बंटवारा पाकिस्तान के रूप में। तीसरे पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है कि बंटवारे के बाद भारत में जो लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया, विकास के कौन से मॉडल को अपनाया गया, विकास के कौन से मॉडल को अपनाया गया। इसके अंतर्गत सबसे पहले आप पढ़ लो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या विचार था, भारत को किस प्रकार से आगे लेकर जाना है। अब देखो, भारत आजादी हुआ उस समय किसी को पता नहीं लोकतंत्र क्या होता है, पढ़ा लिखा ही व्यक्ति नहीं है, वो धीरे आजाद हुआ है, आजादी के बाद बंटवारा किया, लोगों के अंदर क्या हो गया है, लोग क्या कहते हैं, संप्रदायवाद की भावना है। तो लोगों को एकता में लाना था और लोकतंत्र का मतलब समझाना था। आपको पता है कि भारत आजाद होने के पश्चात ये किसी राजा के शासन या किसी अन्य व्यक्ति के दबदबे में नहीं रहा। भारत में क्या बोला गया, शासन का कौन से पद्धति अपनाएंगे, लोकतंत्र। अब शासन का बहुत सा पद्धति है, चाहे मार्शल लॉ हो सकता है, चाहे तानाशाह हो सकता है, चाहे राजशाही हो सकता है, राजतंत्र हो सकता है, लेकिन हम लोग के यहाँ क्या बोला गया, लोकतंत्र। क्या अपनाया जाएगा, लोकतंत्र। चाहे अब्राहम लिंकन का एक डिफिनेशन सुनेंगे, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। अब 1947 को भारत आजाद होता है, अब भारत में क्या बोल रहे हैं आप, लोकतंत्र अपनाएंगे। अब जनता को पता है लोकतंत्र क्या होता है, 2-4%, लगभग 11 या 13% उस समय व्यक्ति पढ़ा लिखा था, शायद उनको भी पता था कि लोकतंत्र क्या होता है। अब आम जनता को, उतना बड़ा देश था, उसको लोकतंत्र का मतलब समझाना और विकास के कौन से मॉडल को अपनाएंगे जिससे सभी वर्ग के व्यक्ति का, उतना बड़ा भारत देश का क्या हो सके, विकास हो सके। इसके पक्ष में आता है नेहरू का दृष्टिकोण। किसका दृष्टिकोण आता है, नेहरू का दृष्टिकोण। पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण रहता है विकास के क्रम में। अब यहां से देखिए, चैप्टर का 2 सवाल सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, दीर्घ का सवाल। अब ध्यान से देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष चुनौतियां, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष चुनौतियां। दूसरा सवाल रहेगा कि आप राष्ट्र निर्माण से क्या समझते हो, दूसरा सवाल क्या रहेगा, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। आइए उससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उस समय जब भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो नेहरू का दृष्टिकोण क्या रहता है। अब नेहरू जो समर्थक था, ये नेहरू समर्थक था लोकतांत्रिक समाजवाद का। किसका समर्थक था, नेहरू समर्थक था लोकतांत्रिक समाजवाद। अब लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है, ये बोला, ये इसका मानना था क्या व्यक्ति यहां पर क्या होगा, लोकतंत्र होगा। कैसा होगा, लोकतंत्र होगा, जनता को सारा अधिकार होगा, लेकिन जो सारा समान होगा, जो सारा समान का अर्थ होता है जो विकास का क्षेत्र होगा, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, वो सारा का सारा किसके पास रहेगा, सरकार के पास। किसके पास रहेगा, सरकार के पास। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार, 3 प्रकार, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी। वर्तमान समय तो भारत में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ उस समय नेहरू का, अगर हम लोग स्पेशली दृष्टिकोण, ऐसे तो भारत शुरू से बोला है मिश्रित है, लेकिन नेहरू के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो वो क्या रखा था, समाजवाद। यानी जितना भी चीज था वो सारा चीज किसके अंतर्गत वो रखना पसंद किया, समाज के अंदर। यानी किसके पास रहेगा, सरकार। पूंजीवादी में निजी, समाजवाद में सरकार, और मिश्रित में निजी व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति, है ना, यानी कि सरकार रहेगा। लेकिन नेहरू का दृष्टिकोण तुमको यह देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा लोकतंत्र तो हुआ, लेकिन वो सभी चीजों पर क्या रहा, कहीं ना कहीं सरकार का नियंत्रण बनाए रखा। किसका नियंत्रण बनाए रखा, सरकार का। तो नेहरू किसका समर्थक था, लोकतांत्रिक समाजवाद का। किसका समर्थक था, लोकतांत्रिक समाजवाद का। अब ध्यान से देखो, इन्होंने कुछ अपना दृष्टिकोण अपनाता है, उस दृष्टिकोण के अंतर्गत देखो क्या बातें थी। सबसे पहला इन्होंने क्या बोला, भारत में जो आज भारत में जो विकास का क्रम होगा, भारत में क्या होगा, संवैधानिक व्यवस्था। क्या होगा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था। देखो नेहरू का क्या दृष्टिकोण है, नेहरू के क्या दृष्टिकोण था भारत को आगे ले जाने। पहला क्या बोला, क्या भारत में क्या होगा, संवैधानिक व्यवस्था। क्या होगा, संवैधानिक व्यवस्था। दूसरे पॉइंट क्या बोला, राज्य निर्माण। क्या होगा, राज्य का निर्माण। ठीक है, अब कितना राज है अभी आपको पता होना चाहिए, 28 राज, 8 के साथ से। तीसरा क्या बोला, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। आप सुन लो, इसको याद रखने कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये पूछता नहीं है। ठीक है, सामाजिक व आर्थिक न्याय, ये किसका दृष्टिकोण है, नेहरू जी का। ठीक है, चौथा पॉइंट है शिक्षा व कानूनी व्यवस्था। शिक्षा व कानूनी व्यवस्था, शिक्षा व कानूनी व्यवस्था।
अगला पॉइंट क्या है आपका? अगला पॉइंट है विदेश नीति। अगला पॉइंट क्या है? विदेश मंत्री। विदेश नीति, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपका? विदेश नीति। अब इनको सुन लीजिए एक बार, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौती रहा। हम लोग यहाँ तक समझे भारत आजाद हुआ है, अब भारत के सामने भारत को संगठित किस प्रकार से करना है जो कि विकास के क्रम में आगे चल सके। अब एक दो पॉइंट, क्या भारत क्या अपना है? लोकतंत्र। क्या अपना है? लोकतंत्र, यानी सारा अधिकार किसके पास जाएगा? जनता के पास। अब ध्यान से देखो, नेहरू जी का मानना था भारत में क्या होगा? संवैधानिक व्यवस्था होगा। कैसा व्यवस्था होगा? संवैधानिक व्यवस्था, यानी कि चाहे जनता हो चाहे सरकार हो, वो जो काम करेगी संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? सिंपल सा एक लाइन बोले, उसमें नियम और कानून होता है। नियम और क्या होता है? कानून होता है। कोई भी अगर क्षेत्र है, कोई भी समाज है, उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, एक सही तरीके से चलाने के लिए कानून चाहिए। क्या चाहिए? कानून और नियम। वही कानून और नियम के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। और आज का भी संविधान वही बात है, चाहे आम जनता हो चाहे सरकार हो, इन दोनों को एक सीमा जो तय करती है, इनसे बाहर आप ना काम नहीं कर सकते हो, या उन पर जो रोक लगाने का काम करती है वो कौन करती है? आपकी संविधान करता है। तो नेहरू का मानना था कि भारत में जो विकास का क्षेत्र होगा, चाहे आम जनता हो चाहे सरकार हो, वो दोनों किस व्यवस्था के तहत काम करेगा? संविधान के तहत काम करेगा। कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में जो नियम कानून का होना अनिवार्य है। चाहे आपका घर होगा तो आपके घर में भी नियम और कानून होगा, चाहे पिताजी का होगा चाहे मम्मी का होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके घर में नियम कानून नहीं है तो एक दिन जाओ घर में बिना बताए हुए 12 बजे आ जाओ रात को, ठीक है। उसके बाद तुमको नियम और कानून पता चल जाएगा, घर का नियम और कानून क्या होता है, ठीक है। और बाप को बोलना डायरेक्ट है, तुमसे पूछ के जाएंगे हम क्या, ठीक है, तुमको पता चल जाएगा नियम और कानून क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ नेहरू का दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या हुआ? नेहरू क्या बोला कि भारत जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, यहाँ पर क्या होगा? कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा? नियम कानून के लिए हम क्या लागू करेंगे? संविधान, ठीक है। पहला समझे, व्यवस्था के लिए क्या लागू किया? संविधान। दूसरे पॉइंट का क्या बोला? राज निर्माण। अब इतना बड़ा देश था, एक ही क्षेत्र से पूरा शासन को चलाया नहीं जा सकता था, तो भारत में क्या क्या वो और भी राज्यों का क्या क्या निर्माण किया। आपको पढ़ने को मिलेगा भाषा के आधार पर क्या होता है? राज्य का हम लोग क्या निर्माण होता है, इसमें देखने को मिलेगा। ये सवाल भी आगे बने, टॉपिक बनेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? राज्य का निर्माण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? नेहरू राज्य का निर्माण, जिसके अंतर्गत था देश में संघात्मक व्यवस्था या एकात्मक दोनों का विचित्र मिश्रण था, ताकि राजनीतिक व्यवस्था बना रहे। ध्यान से देखो, संघात्मक का अर्थ होता है क्या? शासन का, शक्ति का बंटवारा। क्या होता है? शक्ति का बंटवारा। सबसे पहले केंद्र, केंद्र के बाद राज, राज का अर्थ क्या होता है? फिर क्या होता है? स्थानीय स्वशासन। क्या होता है? स्थानीय स्वशासन, जिसके अंतर्गत ग्राम भी आ जाएगा, नगर भी आ जाएगा। तो यहां पर क्या बोला? पहला संवैधानिक व्यवस्था होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? भारत में राज्य बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत शक्ति का क्या किया जाएगा? विभाजन किया जाएगा। केंद्र यानी कि मुख्य जो रहेगा वो देश रहेगा, उसके बाद क्या बनेगा? राज्य। तीसरे पॉइंट पर क्या बोला गया? सामाजिक व आर्थिक न्याय। अब जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय क्या था? भारत में दो स्थिति बना हुआ था। अगर आप अंग्रेजों के बारे में पढ़ा होगा तो उस समय जमींदार की स्थिति क्या थी? मजबूत थी, क्योंकि सारा टैक्स जो वसूलता था वो जमींदार वसूलता था और ले जाके किसको देता था? अंग्रेज को देता था। तो उस समय समाज में क्या बोला गया? क्या सामाजिक व आर्थिक न्याय, समाज में सभी व्यक्ति को, सभी को क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके साथ क्या किया जाएगा? आर्थिक न्याय। क्या किया जाएगा? आर्थिक न्याय, यानी उसके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, चाहे रुपया पैसा हो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, उन सभी चीजों में उसे क्या किया जाएगा? सहायता किया जाएगा, ताकि समाज में उसे भेदभाव भी ना किया जाएगा और उसके साथ रुपया पैसा के साथ आर्थिक दशा का उनका क्या किया जाएगा? सुधारने का प्रयास किया जाएगा। चौथे पॉइंट पर क्या बोला गया? क्या शिक्षा व कानूनी व्यवस्था। अब सिंपल सी बात है, किसी भी समाज को आपको लेके जाना है तो आपको शिक्षा वहां पर देना ही पड़ेगा। भारत में क्या बोला? शिक्षा पर भी हम लोग क्या करेंगे? विशेष ध्यान देंगे और कानूनी व्यवस्था के तहत ये सारा चीज चलेगा। पांचवें पॉइंट पर क्या बोला? भारत का विदेश नीति, यानी भारत अपना विदेश से भी संपर्क साझा करेगा, ताकि भारत को आने वाले दिनों में अपना विकास के क्रम में आगे बढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी ना होगा। अपने आसपास के पड़ोस से भी भारत क्या करेगा? संबंध को साधेगा। यहां पर समझ में क्या आया कि नेहरू जो अपना विकास का दृष्टिकोण अपना रहा है, कहीं ना कहीं सारा चीज किसके पास वो रखना चाहता है? अपने पास रखना चाहता है। तो ये कैसा दृष्टिकोण है? समाजवाद। लेकिन शासन व्यवस्था कौन सा है? लोकतंत्र। इसमें आम जनता को अधिकार मिल रहा है। किसको अधिकार मिल रहा है? आम जनता का अधिकार मिल रहा है। इस बात को ध्यान से देखो, ये रहा नेहरू दृष्टिकोण। संवैधानिक व्यवस्था बोला, राज निर्माण होगा, समाज में सबको बराबर अधिकार मिलेगा, शिक्षा वो कानूनी व्यवस्था करेगा, विदेश नीति का बात, यानी कि वो भारत क्या करेगा? दूसरे देश से भी क्या करेगा? संपर्क साधेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ इस टॉपिक हम लोग क्या क्या बात को समझे? पहले बात को समझे, क्या भारत का क्या हुआ? विभाजन हुआ है। उस समय हम लोग अब समस्या को देखेंगे। इसी संदर्भ में क्या देखे? भारत का जब विभाजन हुआ है, अब नई तरीके से राष्ट्र का निर्माण किया जाता, तो नेहरू जी का
क्या दृष्टिकोण रहता है उनको देखा, जिसके अकॉर्डिंग क्या है वो बोलता है कानून व्यवस्था होगा, समाज में सबको बराबर हक मिलेगा, समाज के अंतर्गत शिक्षा पर बल दिया जाएगा, कानूनी व्यवस्था के तहत बल जाएगा। यानी कि अपना नेहरू अपना क्या रखता है, पूरा व्यू रखता है कि भारत को किस प्रकार से बनाना है। अगला टॉपिक है हम लोग का कि जब भारत आजाद हुआ भारत के सामने क्या समस्या रहा, भारत के सामने क्या रहा, समस्या रहा। अगला टॉपिक हम लोगों का यही है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब टॉपिक है क्या नेहरू को इन सभी चीज करने में क्या चुनौती का सामना करना पड़ा, क्या करना पड़ा, चुनौती का सामना। अब ध्यान से देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, टॉपिक क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। और ये बनेगा सवाल दीर्घ का, किसका सवाल बनेगा, दीर्घ का। नेहरू का दृष्टिकोण तो आपको हम बोले का आप सुन लीजिए, इसका नोट नहीं बनाना है। अब अगला सवाल जो लिख रहे हैं आपके सामने, ये बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। चलिए इसको रेड पेन से कर दिया जाए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, है ना। ये आपका दीर्घ का सवाल है, उतार लीजिएगा वीवीआई के तौर पे, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, राष्ट्र का मतलब देश, राष्ट्र का मतलब क्या हो जाएगा, देश। पॉलिटिकल में इसको राज्य भी बोला जाता है। चलिए आपको हम एक सवाल दे दें, ठीक है, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि देश शब्द का प्रयोग, ठीक है, और राष्ट्र शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ऐसे दोनों तो बात एक ही है, लेकिन देश और राष्ट्र में आपको क्या पता चलता है, कहाँ पर किस सब्जेक्ट में देश का प्रयोग करें, किस सब्जेक्ट में राष्ट्र का, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ का टॉपिक है क्या, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी क्या उस समय नेहरू के सामने क्या क्या चुनौतियां आती। ध्यान से देखो उस समय हुआ क्या, तीन सबसे आपको महत्वपूर्ण क्या कहते हैं, समस्या बताते हैं, जो कि उस समय का महत्वपूर्ण समस्या आती है। ध्यान से देखो, पहला क्या था, विविधता से परिपूर्ण देश में, तीनों समस्या ध्यान से देखिए, इसी का आपको व्याख्या करना है, इसी का क्या करना है, व्याख्या। आप लिख देंगे राष्ट्र निर्माण की निम्नलिखित चुनौतियां हैं, जिसके अंतर्गत एक एक का आपको व्याख्या करना पड़ेगा। आपको पहला हम लिख देते हैं, सिर्फ टॉपिक लिख देते हैं, विविधता से परिपूर्ण देश में, विविधता से परिपूर्ण देश में, विविधता से परिपूर्ण देश में, विविधता से परिपूर्ण देश में राष्ट्र निर्माण से संबंध, परिपूर्ण देश में किस प्रकार एकता स्थापित किया जाए, किस प्रकार एकता स्थापित की जाए, ठीक है, इसका व्याख्या होगा अभी, ध्यान से देखो। दूसरे पॉइंट पर क्या होता है, संविधान से मेल खाती लोकतांत्रिक प्रणाली का स्थापना किस प्रकार से किया जाए, हम शॉर्ट कर देते हैं, संविधान एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब ध्यान से सुनना, इसी को व्याख्या करना है, ठीक है। संविधान एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू कैसे किया जाए, लागू कैसे किया जाए। तीसरा पॉइंट था, ऐसा विकास जिससे किसी वर्ग का नहीं वरना समूचे भारत का विकास कैसे किया है। एक लाइन हम समेट देते हैं, विकास किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार किया जाए, इसमें चलेगा भी डीप क्लास। ध्यान से देखो, ये तीन मुख्य समस्या था भारत के सामने, ये तीनों मुख्य समस्या ध्यान से कैसे था। सवाल क्या है, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां। अब ध्यान पूर्वक इस चैप्टर को देखो, राष्ट्र निर्माण की परिपूर्ण, यहाँ पहला का विविधता से परिपूर्ण देश, विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार, डायवर्सिटी। अब भारत में बात करो, अब ध्यान से देखिए, विविधता से परिपूर्ण देश, सिंपल सा अर्थ है, भारत में उस समय एक ही जाति का व्यक्ति नहीं था, हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख हो पारसी हो, सभी धर्म का व्यक्ति था, तो विविधता से भरा हुआ देश था। उसके साथ ही किस प्रकार एकता स्थापित का, यहाँ ये टॉपिक बनता है, एकता स्थापित करने का बात क्यों है। ध्यान से देखिए, एकता स्थापित करने बात क्यों आया, आपको अभी तुरंत बताए थे। भारत आजाद होने से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत में क्या होता है, पाकिस्तान के रूप में विभाजन होता है। अब पाकिस्तान के रूप में जब विभाजन हो रहा है, ये रहा आपका दक्षिणी भारत, ठीक है, और आज का भारत आप देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक क्षेत्र था, ठीक है, और यहाँ पर एक क्षेत्र था। भारत में उस समय, भारत जब आज़ाद होता है इससे पहले ये पूरी तरीके से मांग होने लगा था, पाकिस्तान का मांग हो रहा था। ध्यान से समझना इस टॉपिक को, पाकिस्तान का मांग कौन किया कौन नहीं किया, ये हिस्ट्री में देखना है, यहाँ आपको टॉपिक समझना है, ठीक है। पॉलिटिकल जो 1947 का मुख्य राजनीति देखेंगे, 1947 से पहले एक राजनीति नहीं देखना है। अब भारत में क्या मांग हो रहा था, क्या धर्म के नाम पर भारत का विभाजन होना था, धर्म यानी मुस्लिम व्यक्तियों का मानना था क्या भारत का क्या होना चाहिए, विभाजन हो। इसके लेकर संविधान का कुछ उसमें पॉइंट बनता है, ठीक है, बहुत लंबा कहानी है, क्यों इन लोगों ने मांग किया था
पाकिस्तान, उसको बाद में देखना। यहाँ आप ये समझो कि जब यहाँ पर भारत का 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया जाता है, किसके रूप में विभाजन कर दिया जाता है? पाकिस्तान के रूप में। ध्यान से देखो, पाकिस्तान के रूप में जब भारत का विभाजन किया जाता है तो भारत का 2 ऐसा क्षेत्र था जिसे पाकिस्तान के रूप में घोषित किया गया। ध्यान से देखिए, भारत का 2 ऐसा क्षेत्र जिसे पाकिस्तान के रूप में घोषित किया गया, इसका जो आधार बनाया गया, यानी किस आधार पर बोला गया कि यह क्षेत्र पाकिस्तान होगा, तो उसका आधार था धार्मिक बहुसंख्यक। क्या बोला गया? धार्मिक बहुसंख्यक। यानी कि भारत से जब पाकिस्तान को अलग किया गया तो उस समय बोला गया कि 2 ऐसा क्षेत्र था जहां पर मुसलमानों की संख्या अधिक था, तो उसे क्या बोल दिया गया? पाकिस्तान। वो 2 क्षेत्रों को क्या बोल दिया गया? पाकिस्तान। अगर आप मैप थोड़ा सा भी जानते हैं, ऊपर के साइड को दक्षिण बोलते हैं, नीचे ऊपर के साइड उत्तर बोलते हैं, नीचे के साइड को दक्षिण, और इस साइड को हम लोग पूरब बोलते हैं, और ये साइड को क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये वाला साइड जो है, ये किधर साइड है? पूर्वी साइड। किधर है? पूर्वी साइड। तो सिंपल सी बात है, अगर पूर्वी साइड है इसे हम क्या बोल सकते हैं? पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोल सकते हैं? अभी ये बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। इसका व्याख्या हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग हैं कहाँ? 1947। आप अपने आप को कहाँ रखेंगे? 2024 में नहीं रखिए, आप अपने आप को कहाँ रखिए? 1947 में। इसको हम लोग बाद में आजाद करें, अभी रहने देते हैं, अभी जैसा है वैसे रहने देते हैं। हम लोग हैं कहाँ? 1947 में। अभी लोकतंत्र उपतंत्र हम लोग कुछ नहीं जानते, अभी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे आगे जाएगा हम लोग सारा बात को जानते हुए आगे चला जाएंगे। यहाँ पर इसको घोषित किया गया पूर्वी पाकिस्तान, और ये वाला क्षेत्र को क्या बोल दिया गया? पश्चिमी पाकिस्तान। अब ध्यान से देखो, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, 2 तो बन गया। अब तुम बताओ, यहाँ पर जो रहने वाला है मुसलमानों की संख्या अधिक थी, तो यह क्या बोल रहा है? पाकिस्तान। तो यहाँ पर हिंदू का भी संख्या होगा कुछ ना कुछ, और भारत का अन्य क्षेत्र का जो बात करेगा इसमें भी कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में क्या होगा? मुस्लिम होगा। और यहाँ भी पश्चिमी पाकिस्तान में भी पूरा ऐसा तो था नहीं खाली यहाँ पर मुस्लिम होगा, इसके अलावा भी हिंदू तो होगा। अब हुआ क्या, इन लोगों के बीच एक क्या हो जाता है? क्या एक गैर विचार आ जाता है? क्या इन लोग के मन में अपने विचार आ गया, क्या हिंदू के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिम के क्या हो गया? पाकिस्तान। और यहाँ का व्यक्ति भागना स्टार्ट कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बोला गया कि 2 ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर मुस्लिम की संख्या ज़्यादा, इसे हम लोग पाकिस्तान घोषित कर देते हैं, और बाकी का इलाका क्या है? हिंदुस्तान है। उस समय ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ठीक है? भारत है, बाकी का इलाका क्या बोल दिया? भारत है। ये कुछ भी नहीं बोला गया था, ठीक है? उच्च स्तर से, सरकारी तरफ से कुछ नहीं बोला गया था क्या आप भारत से भाग के पाकिस्तान में चला जाइए और पाकिस्तान का हिंदू भाग के भारत आ जाइए। लेकिन हुआ क्या, व्यक्ति के बीच में एक प्रकार का संप्रदायवाद फैला। यहाँ का व्यक्ति भाग के इधर जाना स्टार्टिंग किया और यहाँ का व्यक्ति भाग जाके कहाँ स्टार्टिंग किया, इधर। और इन दोनों के बीच में आपको दिल्ली चाहे उत्तर प्रदेश चाहे बिहार क्षेत्र में दिखेगा क्या इन सभी कारणों से क्या फैल जाता है, दंगा। क्या फैल जाता है, दंगा फैल जाता है, जिससे काफी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहला बात ये था, विभाजन के बाद भारत का विभाजन हुआ, क्या आधार रहा, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर जो अन्य क्षेत्र था हिंदुस्तान और दो क्षेत्र बना पाकिस्तान, इसके कारण से व्यक्ति के बीच में एकता की क्या हो गई, कमी हो गई। तो भारत के सामने सबसे पहला पॉइंट यही था, क्या व्यक्ति के बीच क्या स्थापित किया जाए, एकता। तो पहला टॉपिक पर आप लिखेंगे क्या भारत में एकता स्थापित करने की चुनौती। आप क्या लिखेंगे उसमें, क्या भारत में बहुत से प्रकार के जाति के व्यक्ति थे और सभी का अपना अपना मानना था। लेकिन इसी बीच 14 अगस्त 1947 का भारत का विभाजन क्या कहते हैं, एक रूपों में हो जाता है, जिसमें एक पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान का हमें दो रूप देखने को मिलता है, एक पूर्वी तरफ का पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी तरफ के पश्चिमी पाकिस्तान, जिसके बीच में व्यक्ति के बीच क्या होता है, संप्रदायवाद की भावना फैलती है, जिसके कारण से हमें दंगा और मारपीट जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। और यहाँ के व्यक्तियों में कहीं ना कहीं एकता की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आप विकास की बात करें चाहे कुछ की बात करोगे, तो सबसे पहले देश में क्या होना चाहिए, एकता। क्या होना चाहिए, एकता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली समस्या क्या हो गई, एकता स्थापित करना। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसका व्याख्या और भी होगा, टेंशन मत लेना आपको, ठीक है। अब देखें दूसरा पॉइंट क्या होता है, संविधान एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू कैसे किया जाए। अब सबसे पहला बताओ, क्या उस समय जो देश था हम लोग का, यहाँ व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, यहाँ व्यक्ति पढ़ा लिखा है नहीं, और उतना बड़ा देश में आप एक नई शासन व्यवस्था, क्योंकि इससे पहले वो उसका राजा हुआ करता था, फिर बीच में अंग्रेज हुआ, और यहाँ पर अब सारा का सारा एक नई व्यवस्था तुम लादना चाहते हो। वो कौन सा व्यवस्था लादना चाहते हो, लोकतांत्रिक। कौन सा व्यवस्था चाहते हो, लोकतांत्रिक। और लोकतांत्रिक में भी तुम क्या लागू करना चाहता है, उसमें संविधान। क्या है, संविधान। यानी उसके अंतर्गत चाहे जनता रहेगी चाहे सरकार रहेगी, दोनों किसके नियम कायदे अनुसार से काम करेगी, वो संविधान के अनुसार से। तो पहले पॉइंट पर लोकतंत्र का मीनिंग व्यक्ति को समझाना सबसे बड़ा मुश्किल था। इतना बड़ा देश में क्या लोकतंत्र का सही मायने में क्या अर्थ होगा, इनको बताना सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा समस्या था। और दूसरे पॉइंट को, संविधान को किस प्रकार से व्यक्ति को उसके नियम कानून बताया जाए और कैसे लागू किया जाए, उस समय का दो समस्या हुआ। पहला समस्या क्या था, क्या भारत में एकता स्थापित करना, क्योंकि क्या हो गया था, विभाजन। दूसरा पॉइंट क्या था, जहां पर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और शिक्षित है, जहां पर व्यक्ति के अंतर्गत एकता की कमी है, तुम एक
नई शासन व्यवस्था को ला रहे हो। वो शासन व्यवस्था क्या है? क्या वो शासन व्यवस्था आपका लोकतंत्र की है, जिसमें व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और शिक्षित है, और वहां पर तुम नई शासन व्यवस्था क्या ला? लोकतंत्र। तो इसका मतलब समझाना सबसे बड़ा दिक्कत था, और उस समय उसमें अंतर्गत तुम क्या ला रहे हो? संविधान ला रहे हो, जो कि व्यक्ति को नियम और कायदे कानून बताता। व्यक्ति यहाँ अशिक्षित है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और क्या कहते हैं संविधान के नियम कायदों कानून को लागू करना वो किसी समस्या से कम नहीं था। तीसरे पॉइंट पर विकास किस प्रकार किया जाए। अब भारत में ऐसा तो था नहीं खाली अमीर था या खाली गरीब था, तो कहीं ना कहीं विकास का एक ऐसा मॉडल अपनाना था क्या अमीर क्या कहते हैं विकास के साथ साथ क्या जो गरीब व्यक्ति है, जो वंचित परिवार है, उसका स्थिति क्या हो सके, मजबूत हो सके। लेकिन यहाँ दो पॉइंट देखो, क्या भारत के सामने दो पॉइंट बना था। भारत उस समय दो प्रकार के अर्थव्यवस्था को अपना सकता था, चाहे वो पूंजीवादी अपना सकता था, चाहे वो समाजवादी अपना सकता था। क्या अपना सकता था? समाजवादी। यहां पर आपको थोड़ा सा पॉइंट बताते हैं, आप थोड़ा सा ही याद रखना। क्या उस समय पूंजीवादी का समर्थन आपको हम दूसरा किताब जब स्टार्टिंग हुआ वहां पूरी तरीके से क्लियर समझाया जाएगा। इस बात तो थोड़ा सा सिर्फ जान लो। क्या उस समय दुनिया क्या हुआ? तो दो भागों में बढ़ रही थी दुनिया। कितने भाग में बढ़ रही थी? दो भाग में। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद आपको पता होना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? 1939 से लेकर 1945। इसके बाद दुनिया दो विश्व क्या कहते हैं दो गुटों में बढ़ रही थी। एक गुट का समर्थक था आपका क्या कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। एक गुट का समर्थक कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरा कौन था? सोवियत संघ रूस। कौन था? सोवियत संघ रूस था। अब ध्यान से देखो, सोवियत संघ रूस किसका समर्थन करता था? समाजवादी का। और अमेरिका किसका समर्थन करता था? पूंजीवादी का। अब भारत दोनों में से अगर किसी अर्थव्यवस्था को अपनाता तो कहीं ना कहीं उसका जो कहते हैं क्या कहते हैं सटीकता किसके साथ दिखता? अगर पूंजीवाद अपनाता तो उसका सटीकता अमेरिका के साथ, अगर समाजवाद अपनाता तो वो किससे सटीकता दिखता? सोवियत संघ रूस के साथ। तो भारत बोला ना हम पूंजीवाद अपनाएंगे ना हम समाजवाद अपनाएंगे। तो भारत उस समय कौन सा अर्थव्यवस्था अपनाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाता है। तो उस समय कहीं ना कहीं ये भी सबसे बड़ी समस्या था कि भारत किस प्रकार से विकास करे जिसमें एक छोटे से तबके से लेकर एक बड़े से तबके के व्यक्ति का क्या हो सके, विकास हो सके। और उस समय इतना बड़ा देश में एक नई प्रकार से आपको विकास की मॉडल को अपनाना था, वो भी किसी समस्या से कम नहीं था। और भारत के सामने दो बना हुआ था, एक पूंजीवादी अमेरिका और दूसरा समाजवादी कौन सा था? रूस का। लेकिन भारत कौन सा अपनाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों में से किसी भी अर्थव्यवस्था की सपोर्ट नहीं करता है। तो भारत के सामने विकास क्या कहते हैं भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की तीन चुनौती। विविधता जो भरा हुआ था देश में, एकता स्थापित करना था पाकिस्तान को लेकर जो हुआ था। दूसरे पॉइंट पर इतना बड़ा देश जहां अशिक्षित व्यक्ति है वहां पर तुम लोकतंत्र लागू करना चाहता है। लोकतंत्र का सही मायने, अब लोकतंत्र में क्या होता? चुनाव होता। अब चुनाव का व्यक्ति को समझाना और वहीं पर संविधान को लागू करना कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या था। तीसरे पॉइंट पर क्या था? किस प्रकार से विकास किया जाए जिसके अंतर्गत चाहे एक नीचे तबका का व्यक्ति हो चाहे एक उच्च तबका का व्यक्ति हो, सभी का विकास हो सके। और उसी क्रम में भारत में तो क्या कहते हैं पूरा विश्व दो भाग में बढ़ रहा था, पूंजीवादी और समाजवादी के रूप में। भारत को इससे भी बच करके एक नई अर्थव्यवस्था अपनाता। वो कौन सी अर्थव्यवस्था था? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। तो ये रहा आपका पहला सवाल का आंसर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, तो आप इसका व्याख्या कर देंगे। ठीक है, और नहीं व्याख्या कर पाएंगे तो आप हमें कमेंट कर देंगे, आपको हम पीडीएफ के रूप में आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में अवश्य आया होगा क्या कौन कौन समस्या था। पहला एकता स्थापित करना, दूसरा क्या था आपका? दूसरा आपका रहा क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करना, तीसरा पॉइंट क्या रहा विकास किस प्रकार से करना। क्योंकि भारत 1960 आजाद हुआ है, उस समय इन सभी बातों को जानना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। आइए अब चर्चा करते हैं हम लोग बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वास। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का बंटवारे के बाद हुआ क्या। ठीक है, अब असल में टॉपिक चलेगा। ठीक है, ये हुआ पहला सवाल, समस्या हो गया नेहरू का दृष्टिकोण। अब चलेगा बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थी का पुनर्वास। अब ध्यान से देखो, भारत का क्या हुआ? बंटवारा। ठीक है, अब हुआ शरणार्थी की समस्या। शरणार्थी की समस्या, अब देखो शरणार्थी होता क्या है। ठीक है, शरणार्थी मतलब क्या होता है? जब भी किसी क्षेत्र में जब भी किसी दूसरे देश का व्यक्ति अकाल के कारण से, ठीक है, अकाल के कारण से, गृह युद्ध के कारण से या बाढ़ के कारण से या किसी भी कारणों से दूसरा देश का व्यक्ति जब किसी देश में जाता है या हमारे देश में आएगा तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा हम लोगों का? शरणार्थी। क्या कहलाएगा? शरणार्थी, रिफ्यूजीज। क्या बोलते हैं उसे? रिफ्यूजी। यानी कि बाढ़ के कारण से या गृह युद्ध के कारण से या उस देश में आक्रमण के कारण से जब वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाता है वो क्या होगा? शरणार्थी। अब भारत का बात को, भारत का क्या हुआ? विभाजन। भारत का क्या हुआ? विभाजन। अब पाकिस्तान के क्षेत्र से हिंदू आ रहा था और इधर से क्षेत्र से कौन जा रहा था?
मुस्लिम जा रहा था। अब पाकिस्तान से क्षेत्र से जो हिंदू आ रहा था वो भारत के लिए क्या बन रहा था, शरणार्थी। क्या बन रहा था, शरणार्थी। अब उतना बड़ा बड़ा व्यक्ति आ रहा था, ठीक है, वो अपना क्षेत्र के सारे घर को छोड़ करके, जमीन को छोड़ करके, तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए समस्या था। उसको नया रहने के लिए घर देना था और अपने विकास करने उसको सारा संसाधन देना था। तो कहीं ना कहीं शरणार्थी की भी क्या थी उस समय सबसे बड़ी समस्या थी। अब ध्यान से देखो, बंटवारे के बाद दुर्भाग्यपूर्ण